एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 25 जनवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जितना अध्ययन करते हैं उतना ही हमें अपने अज्ञान का आभास होता है। देखिए, अगर हमें सब कुछ आता हो तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। अगर हमें पूरा सिलेबस पहले से ही पता हो, पूरे एग्ज़ाम में क्या आना है क्या पता, ये हमें पता हो, तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों होगी। इसलिए कभी भी जब आप पढ़िए तो ये सोचकर पढ़िए कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। जब भी आप कुछ पढ़ते हैं आपको नई चीज़ें मिलती हैं, आपको और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ता है। तो ये चीज़ें जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होती हैं वो सब सिर्फ पढ़ने से आती हैं। तो हमेशा सीखने पर फोकस करिए। जितना आप पढ़ेंगे उतनी चीज़ें आपको आती जाएंगी। चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि शक्ति प्रदर्शन के नए स्वरूप में गणतंत्र दिवस समारोह। दूसरी न्यूज़ है कि इनटू द डार्कनेस को गोल्डन पिकॉक अवार्ड। और तीसरी न्यूज़ है तेजस में कई देशों की दिलचस्पी। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। शक्ति प्रदर्शन के नए स्वरूप में गणतंत्र दिवस समारोह। और ऐसे वक्त में जब विश्व की नज़रें एशिया पर आकर टिकने लगी हैं तो सक्रिय और सार्थक कूटनीति ही भविष्य की राह तय करेगी। प्रशासकीय क्षमता के साथ अपनी राजनीतिक कुशलता का लोहा मनवा चुके नरेंद्र मोदी ने इसे शायद काफ़ी पहले ही समझ लिया था। यही कारण है कि भारतीय कूटनीति अब बंद कमरों में दो नेताओं की वार्ता के दायरे से निकलकर हर मोर्चे पर सक्रिय हो गई है। यहाँ तक कि गणतंत्र दिवस भी अब राजपथ पर भारत के शक्ति प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा है। वर्तमान सरकार ने इस अहम दिन को अंतर्राष्ट्रीय जगत में हो रहे बदलावों और भविष्य के मजबूत भारत से जोड़ दिया है। यह कूटनीतिक संदेश और संकेत का मैदान बन गया है। 2021 पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता का 50वां वर्ष है। ऐसे में गणतंत्र दिवस का बांग्लादेश सेना का परेड में हिस्सा लेना बहुत कुछ कहता है। वैसे भी भारत के हमेशा से अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान को हटा दें तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन सभी से ही भूटान, इन सभी से भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। अगर भारत को कोई उकसाता नहीं है तो भारत हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखता है। और इस बार गणतंत्र दिवस समारोह पर 32 बाल बहादुरों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। और ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए देश भर से 32 बच्चों का चयन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है इनटू द डार्कनेस को गोल्डन पिकॉक अवार्ड। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि वाली डेनमार्क की फिल्म इनटू द डार्कनेस को सर्वोच्च गोल्डन पिकॉक अवार्ड देने के साथ ही भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह संपन्न हो गया। समारोह में अभिनेता विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कोरोना संक्रमण के दौर में समारोह कई मायनों में अलग था। 9 दिन चले इस फिल्म समारोह का आयोजन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गोवा सरकार ने मिलकर किया था। निदेशक एंडर्स रेफिन की फिल्म इनटू द डार्कनेस नाजी कब्जे वाले डेनमार्क के लोगों की भावनाओं से भारी मार्मिक कहानी है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड और 40 लाख रुपए की नगद धनराशि निर्देशक रेफिन और निर्माता लेने बोरगलम को संयुक्त रूप से दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि तेजस में कई देशों की दिलचस्पी। स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने में कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। अगले कुछ वर्षों में विदेश से पहला ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। यह कहना है तेजस विमान का निर्माण करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक आर माधवन का। प्रेट के साथ साक्षात्कार में माधवन ने कहा कि भारतीय वायुसेना को 48,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत मार्च 2024 में तेजस विमानों की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। वायुसेना ने 83 तेजस विमान खरीदे हैं। उन्होंने कहा कि कुल विमानों की आपूर्ति तक वायुसेना को हर साल 16 विमान दिए जाएंगे। भारतीय वायुसेना और HAL के बीच 5 फरवरी को एरो इंडिया एक्सपो के दौरान इस सौदे पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहेंगे। अब है इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन बनाएगा बांध, जो कि काफ़ी विवादित बांध है। और दूसरी न्यूज़ है कि प्रचंड ने KP शर्मा ओली को पार्टी से निकाला। अब सोचिए, एक प्रधानमंत्री को पार्टी से निकाल दिया गया है। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन बनाएगा बांध। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से कतई बाज नहीं आ रहा है और इसी श्रेणी में उसने अपनी अब जल क्षेत्र की विस्तारवादी नीति से तनाव बढ़ा दिया है। वह दुनिया की सबसे ऊंची नदी यारलुंग झंगबाओ पर बांध बनाने की योजना बना रहा है। इससे भारत के साथ पानी को लेकर संघर्ष बढ़ सकता है।
एशिया टाइम्स ने कहा है कि चीन यारलुंग झंगबाओ नदी पर एक विशाल बांध बनाने पर काम कर रहा है। यह नदी तिब्बत से होकर बहती है और भारत पहुंचती है। भारत में प्रवेश के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांध बनाने की तैयारी के पूर्व उसे जल बांटने पर भारत या बांग्लादेश से कोई बातचीत नहीं की है। बर्टलिन लिंटर के छपे लेख के मुताबिक बांध बनाने के बाद चीन अपने देश के लिए 3 गुना अधिक बिजली पैदा करेगा। गंगा को पानी देने वाले ग्लेशियर और ब्रह्मपुत्र दोनों के उद्गम चीन में ही हैं। नदी के ऊपर से नीचे की ओर बहने के कारण यह फायदे की स्थिति में है। इस मामले में बातचीत न किए जाने के कारण भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देश भी चीन से नाराज हैं। चीन ने म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम को बिना सूचना दिए मेकोंग नदी पर 11 बड़े बांध बना लिए हैं। अब भारत के साथ भी चीन वैसा ही करने की कोशिश कर रहा है। चीन के इस कदम से भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी जल संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि दोनों ही देश अपनी खेती के लिए ब्रह्मपुत्र के जल पर काफी निर्भर हैं। दोनों देश इस बात से चिंतित हैं कि वह बांध बनाकर एकत्र जल को दूसरी तरफ मोड़ सकता है। नेक्स्ट है, प्रचंड ने केपी शर्मा ओली को पार्टी से निकाल दिया है। नेपाल की राजनीति में कई दिनों से जारी उथापथल के बीच सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन की ओर बढ़ रही है। रविवार को प्रचंड धड़े ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड और प्रधानमंत्री ओली के बीच हाल के दिनों में हुई कई मुद्दों पर बातचीत में मतभेद रहे थे। ओली द्वारा संसद भंग किए जाने के बाद से दोनों नेता खुलकर आमने सामने आ गए थे। अब नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, आगामी बजट में डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी के लिए मिल सकता है इंसेंटिव। टियर 2 और टियर 3 शहरों में डिजिटल पर रहेगा विशेष फोकस। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पहले GSTR1 फिर GSTR3 भी रिटर्न। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कोरोना काल में डिजिटल भुगतान में आई तेजी को जारी रखने के लिए सरकार आगामी बजट में कई इंसेंटिव की घोषणा कर सकती है। खासकर छोटे शहरों में डिजिटल भुगतान बढ़ाने पर सरकार का विशेष ध्यान रहेगा। किसी के व्यक्तिगत संपर्क में आए बिना आसानी से हो सकने के कारण कोरोना काल में सभी प्रकार के डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से अधिक डिजिटल भुगतान की उम्मीद की जा रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए 4,630 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन का लक्ष्य रखा गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के डिजिधन के आंकड़ों के मुताबिक 23 जनवरी तक 3,950 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, पहले GSTR1 तब GSTR3 भी रिटर्न। इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ व्यापारियों को समय से देने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जीएसटी काउंसिल की तरफ से नई पहल की जा रही है। आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में पहले GSTR1 और फिर GSTR3B की दाखिल कराए जाने की व्यवस्था लागू करने की योजना है। व्यापारिक संगठनों से इस संबंध में फीडबैक लिया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि यह पहले फायदेमंद होगी। मौजूदा समय में जब कारोबारी दूसरे व्यापारियों को माल बेचते हैं तो उन्हें GSTR1 रिटर्न दाखिल करना होता है ताकि क्रेता को ITC का लाभ मिल सके। वहीं सरकार को टैक्स के लिए कारोबारी को GSTR3B जमा करना होता है। वाणिज्य कर विभाग के अफसर बताते हैं कि बहुत से व्यापारियों की ओर से GSTR3B और GSTR1 में विसंगतियां दिखती हैं। कई मामलों में व्यापारियों द्वारा GSTR1 न भरने से क्रेताओं को समय से ITC का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है सरकारी तंत्र में सुधार का मतलब। समस्या यह है कि सरकार को जिस क्षेत्र में होना चाहिए वह नहीं है और बेवजह के ऐसे सरकारी विभागों का बोलबाला है जिनकी आवश्यकता नहीं है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर अभिनव प्रकाश द्वारा। दूसरा आर्टिकल है जरूरतमंदों को जल्द मिले आरक्षण। आरक्षण के भीतर आरक्षण की संभावनाओं का पता लगाने वाले आयोग का कार्यकाल बार बार बढ़ाना ठीक नहीं है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है टीकाकरण की रफ्तार। जिस तरीके से टीकाकरण रफ्तार अब पकड़ रहा है, 16 लाख से ज़्यादा लोगों को ये टीका लगाया जा चुका है, उसी पर है ये हमारा तीसरा आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। सबसे पहले है सरकारी तंत्र में सुधार का मतलब। पिछले कुछ दशक में अर्थव्यवस्था और समाज में भारतीय राज्य की भूमिका के बारे में सार्वजनिक विमर्श एक गलत परिपाटी पर चला गया है।
नेहरूवादी राज्य और समाजवादी नीतियों की विफलताओं ने सरकार और विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया को उत्पन्न किया है। लाइसेंस, कोटा, परमिट राज, अक्षम नौकरशाही और बेलगाम भ्रष्टाचार ने सरकारी व्यवस्था के विरुद्ध माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, सरकारी तंत्र में जो स्थिति है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से या इस आर्टिकल के माध्यम से बताने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी कार्य से सरकारी विभाग में या सरकारी दफ्तर में जाते होंगे, या फिर वो बिल जमा करने जाते होंगे या हाउस टैक्स जमा करने जाते होंगे। जैसे आज मैं भी गया था तो मैंने देखा कि जब मैंने कोई चीज़ उनसे पूछा या फिर मुझे कुछ काम था तो वो फ़ोन पर तीन कर्मचारी फ़ोन पर लूडो किंग खेल रहे थे। मैं अपने ही काम को उनसे 3 बार रिपीट करके मैंने बोला, तब उन्होंने वो चीज़ सुनी। तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जो मेरे साथ आज हुआ। तो ये एक स्थिति है जो सरकारी तंत्र को किस तरीके से खोखला बना रही है और ये अक्षम है। यानी कि अगर इस पर तुरंत अब स्टेप ना लिया जाए, देखिए सरकारी ठीक है, आप काम के समय पर अगर काम करें तब तो चीज़ ठीक लगती है। अगर आप लोगों को, यानी कि अगर जो मेरे जैसे या आपके जैसे लोग जा रहे हैं अपने काम के लिए, तो किसी उम्मीद से जा रहे हैं कि आप उनकी बात सुनेंगे, त्वरित कार्रवाई करेंगे। अब आप उसमें कोई और कार्य करें, बैठे धूप खा रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं, तो ये सरकारी तंत्र इसीलिए शायद बदनाम है। वर्ष 2014 में अकेले केंद्र सरकार के स्तर पर 7,50,000 रिक्तियां थीं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लगभग 38% पद खाली पड़े हैं। राज्यों की नौकरशाही में वर्षों से मध्यम स्तर के पदों पर भर्ती नहीं होने के कारण पूरा सरकारी तंत्र ही विलुप्त होता जा रहा है। इसे देखते हुए सरकारी नौकरियों में कटौती करने के बजाय भारत को राज्य की क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। यह समझा जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार का अभिप्राय कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना नहीं है। आवश्यकता तो उसका पुनर्गठन करने की है। समस्या यह है कि सरकार को जिस क्षेत्र में होना चाहिए वहां नहीं है और बेवजह ऐसे सरकारी विभागों का बोलबाला है जिनकी आवश्यकता ही नहीं है। महामारी कोविड-19 के दौरान हमने नौकरशाही राज को देखा कि उसने किस तरह 4 महीने के अंदर लॉकडाउन संबंधी सैकड़ों नियम जारी कर एक तरह से अराजकता की स्थिति पैदा कर दी थी। भारत में सरकार का आकार ज़्यादा बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के पास अनाप शनाप शक्तियां हैं। इन शक्तियों के चलते वे निजी क्षेत्र और आम नागरिकों को परेशान करने में सक्षम हैं। स्पष्ट है कि आवश्यकता प्रशासनिक सुधारों की है। इस तरह जरूरत नियम कानूनों के आधुनिकीकरण की व्यवस्था एवं प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की भी है, न कि सरकारी नौकरियों को ही समाप्त कर देने की। यह समस्या कोई हाल में उत्पन्न नहीं हुई है, ऐसे भी नहीं है। देखिए, अब मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपने कभी ऐसा फेस किया है जब आप किसी कार्य के लिए सरकारी विभाग में गए हों और आपको परेशानी हुई हो। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ज़रूरतमंद को जल्द मिले आरक्षण। पिछड़े वर्ग के अंदर पिछड़ गई जातियों का पता लगाने के लिए अक्टूबर 2017 में गठित रोहिणी आयोग के विस्तारवादी कार्यकाल को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। इसका कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा था। इस आयोग के कार्यकाल को बार बार बढ़ाए जाने से उन वर्गों को निराशा स्वाभाविक है जो आरक्षण के भीतर आरक्षण के लिए अपना लाभदायक मान रहे थे। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने भी आरक्षण के भीतर आरक्षण को सही ठहराया है। उसका कहना है कि आरक्षण का लाभ सभी तक समान रूप से पहुंचाने के लिए राज्य सरकारें अनुचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्गीकरण कर सकती हैं। उसके अनुसार बदलती सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सामाजिक बदलाव के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसने यह भी कहा था कि राज्य आरक्षण देते समय अनुच्छेद 14, 15 और 16 की अवधारणा के आधार पर सूची में दी गई अनुसूचित जातियों में तर्कसंगत उपवर्गीकरण भी कर सकते हैं। इसके बावजूद देश में आरक्षण को लेकर विभिन्न वर्गों में असंतोष बरकरार है। केंद्र की सूची में कुल 2663 ओबीसी जातियों में से 19 जातियों को ओबीसी आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिलता है। 25% जातियां 97% आरक्षण का लाभ ले रही हैं। इसके अलावा 983 जातियां ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है। रोहिणी आयोग के जरिए इस विसंगति को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए ताकि सभी जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ समान रूप से मिल सके। नेक्स्ट आर्टिकल है टीकाकरण की रफ्तार। अब तक करीब 16 लाख लोगों का टीकाकरण यही बताता है कि प्रारंभिक हिचक के बावजूद स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 रोधी टीकाकरण लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। यह हिचक टूटनी भी चाहिए थी क्योंकि इसका कोई आधार नहीं था। यह हिचक उन अफवाहों पर आधारित थी जिन्हें शरारती तत्वों, स्वभूम विशेषज्ञों और साथ ही कुछ नेताओं ने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से हवा दी थी। इससे बेहतर है
और कुछ नहीं है कि अखबार संशयवादी और अफवाहों को बल देने वाले पस्त हो रहे हैं। इन तत्वों के पस्त होने से यह भी प्रकट होता है कि औसत भारतीय एक ओर जहां अपने दायित्व के प्रति सचेत हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें भारत सरकार और टीके का निर्माण करने वालों पर भरोसा है। निसंदेह टीके को लेकर हिचक इसलिए भी टूटी क्योंकि उसे लगवाने के बाद लोगों को कोई खास परेशानी नहीं हुई है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि पहलवान रोहित 65 किलोग्राम में नए राष्ट्रीय चैंपियन। हरियाणा के रोहित पुरुषों की फ्री स्टाइल राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के 65 किलोग्राम में नए चैंपियन बने हैं, जबकि रविवार को यहां संपन्न हुई प्रतियोगिता के 86 किलोग्राम में दिल्ली के प्रवीण बाहर चाहर ने खिताब जीत लिया है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके स्टार पहलवान बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम और दीपक पूनिया 86 किलोग्राम ने नोएडा स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग नहीं लिया था। तो ये आज का 25 जनवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।